नमस्कार। पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र सरकार पे दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत मामले को पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आदित्य ठाकरे की इन्वॉल्वमेंट के दावों पर एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी और आपके आदित्य ठाकरे और ठाकरे साहब की जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। सतीश सालियान जो कि दिशा सालियान के पिता हैं, उनके वकील नीलेश सी ओझा ने गुरुवार को आदित्य ठाकरे पे गंभीर आरोप लगाए और उन्हें दिशा सालियान मौत के मामले में आरोपी करार दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का इच्छुक होने का आरोप दिया। इसके अलावा ओझा ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता रोहित पवार ने शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर आगामी मुंबई चुनाव में दिशा सालियान और दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नामों का इस्तेमाल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ये घटनाक्रम हाल ही में विपक्ष और महायुति गठबंधन के बीच राजनीतिक वॉक युद्ध के बाद सामने आया है, जब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटे की मौत की जांच और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की थी। इस पर चर्चा करने के लिए हम सारे साथ मुंबई से गणेश सोवनी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गणेश सोवनी जी आपका। आप मुंबई हाई कोर्ट में वकील भी हैं और आपको जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है 45 साल का। मराठी डेली लोक सत्ता में आपके आर्टिकल छपते रहते हैं और विभिन्न और समाचार पत्रिकाओं में भी आपका एसोसिएशन 45 साल के कार्यकाल में रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी में 32,000 से 35,000 करोड़ का बजट है और इस बार बीजेपी की सरकार का एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है शिवसेना को मिलने की पूरी पूरी जो है, वो लोग कह रहे थे कि इस बार शिवसेना ही बीएमसी पर, उद्धव ठाकरे शिवसेना ही बीएमसी पर कब्जा करेगी। कहीं ना कहीं इसके दो तार जुड़ते हैं। एक सुशांत सिंह राजपूत का केस, जिसको मुंबई में हत्या होने के बावजूद पटना में दाखिल कराया गया क्योंकि बिहार के अब इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पता है। तो क्या एक तीर और दो शिकार हैं? बीएमसी का चुनाव और बिहार के चुनावों से दिशा सालियान मर्डर केस और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले को जोड़ा जा सकता है? गणेश सोवनी जी। नमस्कार जी। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है क्योंकि इसकी वजह यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो खुदकुशी है वो 14 जून 2020 को हो चुकी थी और उससे लगभग 11 दिन पहले दिशा सालियान की जो खुदकुशी है वो आई थी सामने। अभी दोनों चीजों का जो तालमेल है वो बहुत सारे लोग जो है भाजपा वाले हैं, उस समय नारायण राणे, उस समय वो महाराष्ट्र में थे, बाद में वो केंद्रीय मंत्री बन गए। तो वो लगा रहे थे, लगातार वो ठाकरे फैमिली के ऊपर हमला कर रहे थे और उनका ताल्लुक बताते हैं कि दिशा सालियान की खुदकुशी में आदित्य ठाकरे का भी हाथ हो सकता है, उनका भी कोई समावेश हो सकता है। हालांकि उस समय जो उसकी जो खुदकुशी है दिशा सालियान की, उन्होंने 14 वो जो माला है उनकी मालाड में जो अपार्टमेंट है उससे खुदकुशी कर दी थी। और ये बात सही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कोई फ्रैक्चर ऑफ बोन्स नहीं है, ना कोई खून का निशाना है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जो फाइनल रिपोर्ट दी थी एडीआर में, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट में, उसमें उन्होंने खुदकुशी मतलब एक्सीडेंट बताया गया था। खुदकुशी का इल्जाम था लेकिन हालांकि एक्सीडेंट करके बताया गया था। और उस समय दिशा सालियान के जो पिताजी, उन्होंने जो कल हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया है, उस समय उन्होंने उसकी स्वीकृति थी कि उसके बारे में कोई उन्होंने आवाज नहीं उठाना, नहीं अपोज किया हुआ था। अभी 5 साल के बाद, 5 साल के पश्चात अभी आप ये मामला उठा रहे हो और दोबारा जांच करने की मांग कर रहे हो, तो उनको हाईकोर्ट को बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि 5 साल में आपने कौन से कदम उठाए कि जिसके वजह से मुंबई पुलिस ना आपके कंप्लेंट में कोई दखलंदाजी ले रही है या दूसरे कोई जो एजेंसी है वो दखलंदाजी ले रही है, और इसलिए आपको दरवाजा हाईकोर्ट का खटखटाना पड़ रहा है। तो इसीलिए उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उनको एक्सप्लेन करें कि 5 साल हमने कैसे बिताए है डिमांड करके। अगर वो उसमें सफल नहीं हो गए तो वो रिट पिटीशन है वो एडमिट भी होना नामुमकिन है। तो ये अभी रिट पिटीशन आपके कहने से फाइल हो गई है कि नहीं हुई है? अभी तो खाली इल्जाम लगाया, आरोप लगाया है। जी। मैं आपको बताता हूँ, इसका जो नंबर जो पड़ा है वो आज ही दोपहर को पड़ा हुआ है। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी वो 2 रोज पहले ले गई थी, उसका नंबर पढ़ने के पहले ले गई थी। हालांकि कोई भी वकील जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है तो कम से कम स्टैम्प नंबर, जिसको हम बोलते हैं स्टैम्प नंबर, मतलब अनकंफर्म नंबर है, वो होने के पश्चात ले लेते ताकि हाईकोर्ट में इसकी स्वीकृति हो गई है। तो उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि वो बात अलग है, लेकिन आज दोपहर को उसको नंबर पड़ा है। कल और परसों छुट्टी है
तो अगर ये इसके बारे में अगर मेंशनिंग करना है तो वो सोमवार सुबह 24 मार्च को ही किया जाएगा, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है मेंशन करने की। 24। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, सतीश सालियान सडनली एक सामने आते हैं और इस तरीके के गंभीर आरोप अपनी बेटी के गैंग रेप को लेकर, हत्या को लेकर लगाते हैं और ये कहते हैं कि इसमें आदित्य पंचोली भी शामिल हैं, इसमें सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल हैं, इसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं और भी बड़े-बड़े नामों का नाम लेते हैं। अपनी बेटी की इज्जत को इस तरीके से उछालना कोई बाप करेगा नहीं। एक बाप की दृष्टि से देखें तो ये बड़ा मुश्किल दौर होगा जिस दौर में उन्होंने ये बात कही होगी। इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं कि सतीश सालियान अब 5 साल बाद इस बात को उठा रहे हैं और सीधे-सीधे आदित्य ठाकरे को इंडाइक्ट कर रहे हैं? अभी देखो उन्होंने ऐसा परसों वादा किया है कि 5 साल हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था इसलिए हम कर नहीं पाए खुद को मतलब कंप्लेंट क्या वगैरह नहीं क्या कर पाए। प्रेशर हो सकता है सब पे? क्या वही प्रेशर हो बात सकता है? ये बात मुझे बोलनी है कि एकनाथ शिंदे साहब 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री हो गए जब शिवसेना से वो बाहर पड़े, मतलब उन्होंने बंद किया वो। और उस समय देवेंद्र फडणवीस जी लगातार 2.5 साल होम मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। आज भी देवेंद्र फडणवीस जी है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री जी। मतलब कहने का मकसद ये है कि 30 जून 2022 मतलब उनकी खुदकुशी का जो सुशांत सिंह का मामला है उसके 2 वर्ष के पश्चात देवेंद्र फडणवीस जी के पास होम मिनिस्ट्री है। आज भी उनके पास है और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव था। तो क्या ये दबाव देवेंद्र फडणवीस जी है 30 जून 2022 से उस समय से उनके ऊपर दबाव था, ये बोलना कोई एक्सेप्ट करने वाला है नहीं। तो उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा कि हम 5 साल के ऊपर अगर हमारे पास जवाब दबाव था, तो दबाव के बारे में आपने किसके पास शिकायत की थी क्या? अगर आपके ऊपर दबाव था, उस समय आप हाईकोर्ट के ऊपर चल जाते कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारा कोई फिरियाद नहीं, फर्द बयान कोई नहीं ले रहा है। या वो सुप्रीम कोर्ट भी उस समय जा सकते थे, लेकिन वो सब मतलब ऑप्शंस है, वो उन्होंने नहीं उठाए हैं। तो इसके लिए मुझे ये कहना है कि जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का जो केस क्लोज हो गया है, वो उनको दोबारा रीओपन करना है और इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल इक्वेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपसे इसको आप क्योंकि लीगल अलुमनाई भी हैं, तो इसलिए मैं ये लीगल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लीगल मेरिट्स हैं पिटीशन को 5 साल बाद खोलने की? क्योंकि न्याय प्रक्रिया में एक टाइम लिमिट होती है। सिविल केसेस हों, क्रिमिनल केसेस हों, उसकी एक टाइम बाउंड होता है। मेरे हिसाब से क्रिमिनल केसेस का शायद 3 साल है और सिविल लायबिलिटीज़ का 3 साल है बिल्कुल, और सिविल 3 साल। लायबिलिटीज़ में सिविल लायबिलिटीज में कुछ केसेस में 1 साल है, कुछ केसेस में 3 साल है, इस तरीके की सिविल लायबिलिटीज भी होती हैं। तो अब 5 साल बाद ये प्रोब खोलना, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सरकार के पास, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में सरकार के पास या अटॉर्नी जनरल के पास या उनके एडवोकेट जनरल के पास क्या हथियार हैं कि इस केस को दोबारा रीओपन किया जा सके? क्या जज की डिस्क्रिशन पे एक केस ओपन किया जा सकता है? चलिए डिस्कशन तो बहुत उसमें होगी, उसमें कोई सवाल नहीं है। बड़ी बात इसमें यह है कि फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के अलावा उन्होंने 2 अलग तरह की मांग की है कि ये मामला सीबीआई जांच करे। अभी 5 हुँ, साल पीछे होम मिनिस्टर में भी अमित शाह साहब बैठे हुए, मतलब बीजेपी का सरकार है नई दिल्ली में। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी होम मिनिस्टर है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन हम इसको बोलते हैं। तो उसके बावजूद भी आपको अगर ये महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर या मुंबई के पुलिस के ऊपर आपका विश्वास नहीं है, तो आपको ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका विश्वास क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने केस क्लोज किए हुए, जो हुँ। दिशा सेलन का जो मौत हो गई थी उसके बारे में, और एक्सीडेंट के बारे में उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं थी कि दिशा सेलन के जो पिताजी आज हाईकोर्ट में गए हुए हैं। तो उनको हुँ। ये बताना पड़ेगा कि 5 साल हमारे ऊपर किसका दबाव था और किसकी वजह से हम ये केस नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये है कि सिवाय क्यों? क्या मुंबई पुलिस असक्षम है? बिल्कुल नहीं, मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा नाम होता है। पहले भी था, अभी भी है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, but competency of Mumbai police can never be questioned, and especially when the same government is there for last 5 years, same person is discharging home ministry for the last 5 years. इसीलिए उनको ये साबित करना बहुत मुश्किल है, डीले का फैक्टर। और तीसरी उनकी एक सरप्राइजिंग एक डिमांड ये है कि ये सारी जांच है वो समीर वानखेड़े करे, और समीर वानखेड़े बिलोंग्स टू नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभी ये मामले में समीर वानखेड़े इज नॉट अ पुलिस। सो हाउ, सवाल ये है कि जो मुंबई पुलिस का भाग नहीं है या महाराष्ट्र पुलिस का भाग नहीं है, वो एनसीडब्ल्यू का नेशनल कंट्रोल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आदमी मर्डर मैटर में या सुसाइड मैटर में कैसे जांच कर सकता है? यस, टू बी पुलिस फर्स्ट, बिलोंग टू आइदर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस और सीआईडी क्राइम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी उनको जो डिमांड है वो आश्चर्यजनक है काफी, और उसमें बहुत वकील लोगों में चर्चा हो रही है आजकल 2 दिनों में।
समीर वानखेड़े की अगर बात करें, समीर वानखेड़े का नाम आर्यन खान के ड्रग केस में भी आया था। आर्यन खान के बाप से पैसे लेने, शाहरुख खान से पैसे लेने का भी मामला आया था कि उन्होंने बहुत सारा पैसा उनको लेके आर्यन खान को छोड़ा। उसके बाद अभी रिसेंटली कंक्लूडेड महाराष्ट्र इलेक्शन में धारावी से उनकी लड़ने की बात भी चल रही थी। शिवसेना आपकी जो एकनाथ शिंदे ग्रुप से टिकट लेके इलेक्शन लड़ने की बात चल रही थी। बाद में उनको लगा कि ये बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी और अफवाहों का बाजार गर्म हो जाएगा। इस वजह से शायद समीर वानखेड़े इलेक्शन में नहीं गए आगे। समीर वानखेड़े भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से प्रॉक्सी पोस्टर बॉय माने जाते हैं। हालांकि उनका कोई लिंक शिवसेना के साथ, अपना माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ या देवेंद्र फडणवीस के साथ कोई स्टैब्लिश अभी तक कोई ऑफिशियल लिंक नहीं है। पर यह माना जाता है कि समीर वानखेड़े किसी के इशारे पे तो काम करते हैं। और अब जिस तरीके से आपने कहा कि सतीश सालियान का नाम, अब उन्होंने खुद ही कह दिया कि समीर वानखेड़े की जांच करें, तो कहीं ना कहीं इसमें देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो होम मिनिस्टर रहे हो, चीफ मिनिस्टर रहे हो, डायरेक्ट लिंक तो नहीं स्टैब्लिश होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सतीश सालियान को स्पॉन्सर कर रहे हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस का मामला जो उठाया जाए। ऐसा इल्जाम करना शायद प्रीमेच्योर हो सकता है आज के दिन। इट विल वेरी प्रीमेच्योर टू कास्ट एनी एस्पर्शंस। लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं आगे, तो जो वातावरण है, तो वातावरण उस दिशा में जाते हैं, इतना मैं जरूर कहूंगा। इसमें जो दिशा सालियान का केस है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के साथ, इसका एक क्रॉस कनेक्शन कैसे है, ये दोनों चीजें कनेक्टेड कैसे हैं, जरा बैकड्रॉप में जाके 2020-21 की घटनाओं पर ये भी समझा दीजिए, क्योंकि कई लोगों बिल्कुल। को याद भी नहीं होगा कि इनको जोड़ा कैसे गया। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, तो क्या दिशा सालियान को लेकर सुसाइड किया था, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है? नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि सुशांत साइलेंट की जो सुसाइड है, इसमें भी सीबीआई का कंक्लूजन आया, इट इज ए सुसाइड। हालांकि इस पे कोई मतलब इट इज ए फ्रैंक ओपिनियन ऑफ द सीबीआई, इट हैज कम इन ब्लैक एंड व्हाइट। और उससे 8-10 दिन पहले दिशा साइलेंट की डेथ हो चुकी है। और सीबीआई ने ये चाहा था कि इसका अगर कोई नेक्सस है कि नहीं, इसकी जो सुसाइड है या उसका जो डेथ है दिशा साइलेंट का, उसका कोई ताल्लुक ये सुशांत सिंह के सुसाइड के बारे में है कि नहीं। और उस दिशा से लगातार जांच हो रही थी। और मेरे हिसाब से 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से ऐसा बताया गया कि अभी ये मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं होगी। चार्जशीट कब दाखिल होती है? जब किसके खिलाफ सबूत हासिल हो जाता है, देयर इज ए ठोस सबूत हो जाता है, और कोई आदमी प्रत्यक्षदर्शी आरोपी बन, जिसको मुजरिम कहा जा सकता है, ऐसा कोई मुजरिम आगे नहीं आया है। तो फाइनली सीबीआई ने ये कंक्लूड किया कि वो खुदकुशी सुशांत सिंह राजपूत की। और इसलिए वो मामला अभी भी ठंडा बस्ते में, ऐसा बोलो कि देयर इज नो फाइनल रिपोर्ट लेड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय द सीबीआई एज पर माय नॉलेज एंड लेटेस्ट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। और ये जो दिशा सेलेन का मामला है, वो मुंबई पुलिस ने करीब 5 साल पहले ही बंद कर चुका है, वो फाइल बंद हो चुकी है। और अगर रीओपन करना है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, उनको बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बहुत काफी बातें सिद्ध करनी पड़ेगी। और विदाउट एविडेंस दे विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। क्या हम ये मान लें कि दोनों केसेस सुसाइड के करके सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के केस की फाइल क्लोज कर दी है और उसको फाइल को जो है वो फाइनल उसमें ऑर्डर हो चुका है? दिशा सालियान में भी सुसाइड केस मान के उसका भी फाइनल ऑर्डर हो चुका है, फाइल हैज बीन कन्फाइंड टू रिकॉर्ड्स। दोनों केसेस में अभी कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसी इंक्वायरी थ्रू जुडिशियल ऑर्डर अभी इनिशिएट नहीं हुई है, मान लेना चाहिए इस बात? बिल्कुल नहीं हो गई। और दिशा सालिन में मुंबई पुलिस ने कंक्लूजन किया है कि इट इज अ केस ऑफ सिंपल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, नॉट इट्स नॉट खुदकुशी। सुसाइड। या नॉट सुसाइड। सुसाइड बोले तो 306 अबेटमेंट का एंगल आता है, तो ये एंगल हम्म, अभी तक फिलहाल नहीं आ चुका है। तो नहीं उसको आया। पोस्टमार्टम में उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा, पोस्टमार्टम में क्या बातें बताई हुई है। और अगर ये लोगों को अगर सिद्ध करना है कि भाई सुसाइड है या कोई मर्डर है वगैरह वगैरह, तो उनको अभी तो उसका दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, शी इज नाउ क्रिमेटेड। तो इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीओपन द केस। और जब तक ये पोस्टमार्टम गलत है, ये साबित नहीं हो सकता, तब तक वो मामले में कोई जांच और दखल अंदाजी हाईकोर्ट लेना बहुत असंभव है उसमें। आपने बताया दिशा सालियान का जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंटल केस है जो फाइनली ऑन रिकॉर्ड जुडिशियल ऑर्डर में है। तो इसमें पोस्टमार्टम में विस्केरा रिपोर्ट से तो क्लियर हो जाना चाहिए था कि रेप हुआ कि नहीं हुआ है। सतीश बिल्कुल। सालियान 5 साल बाद ये क्लेम करते हैं कि उनका गैंग रेप हुआ है।
तो गैंगरेप की बात तो पोस्टमार्टम में निकल जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं निकली? सबसे पहले जब एक लड़की की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सबसे पहले विस्केरा रिपोर्ट में चेक किया जाता है कि हैज शी बिल्कुल। बीन असॉल्टेड और रेप्ड और एनीथिंग। तो ऐसी कोई बात तो और निकली नहीं, तो अब इसको रेप का केस कैसे बनाया जा सकता है, मैं समझना तो चाह रहा 5 साल के पश्चात पोस्टमार्टम के ऊपर उंगली दिखाना और वो हूँ। डिस्प्यूट करना काफी कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। तो इसलिए ये पिटीशन के बारे में क्या आगे होने वाला है वकील के हिसाब से मुझे जरूर मालूम है, लेकिन वो बताना अभी उचित नहीं होगा। जब सोमवार को हुँ, मैटर मेंशन हो जाएगा, उसके बाद जो सारी चीजें है वो सबके नजर में आ जाएगी। तो हुँ। टू रीओपन द पोस्टमार्टम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इम्पॉ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, ये जो नई डिमांड्स हैं फ्रेश प्रोब की, इनकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? और क्या जुडिशियल ऑर्डर होने के बाद ही ये फ्रेश प्रोब ऑर्डर की जा सकती है, या सरकार अपने आप इसको एज़ अ केस ऑफ इम्पोर्टेंस लेके या एज़ अ आइसोलेटेड केस लेके इसको खुद भी प्रोब ऑर्डर कर सकती है? जुडिशियल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि केस जो हैं दोनों जुडिशियल ऑर्डर से ही क्लोज़ हुए हैं। तो रीओपन करने के लिए क्या जुडिशरी की रिक्वायरमेंट होगी या सरकार खुद ब खुद कर सकती है इसको? देखिए, कल असेंबली में स्टेटमेंट दिया गया कि एसआईटी विल बी फॉर्म। मिनिस्टर ऑफ हुँ, स्टेट होप कदम साहब, योगेश कदम साहब, उन्होंने ऐसा बोला कि एसआईटी विल बी प्रो। अगेन गवर्नमेंट विल हैव टू एक्सप्लेन कि 5 साल के बाद आपको क्या जरूरत पड़ती है एसआईटी स्थापन करने की। और दूसरी बात है, मेरा खुद का यह मानना है कि जब महाराष्ट्र असेंबली का जो अधिवेशन चालू है, वो होने के बाद ये पूरा जो मामला है वो शायद ठंडा बस्ते में चल जाएगा। ये बातें हो गई। और आप पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो अगर इसमें हाईकोर्ट ये ठुकराती है रिट पिटीशन, तो उसका फायदा यूबीटी शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसको जरूर हो जाएगा। और उसमें आदित्य ठाकरे की जो इमेज है वो बहुत बड़ी बिल्टअप हो जाएगी, क्योंकि लगातार इसमें ये डिमांड हो रही है कि लेट अस मेक आदित्य ठाकरे एज एन एक्यूज। ये लगातार डिमांड हो रही हुँ, है। हुँ, उनका जो हुँ। लक्ष्य है वो आदित्य ठाकरे इन द एंटायर पिटिशन, दे वांट आदित्य ठाकरे शुड बी इम्प्लीकेटेड एज ए प्रिंसिपल एक्यूज, एक्यूज नंबर 1। ये बात है। हुँ, हुँ। तो इसका मतलब ये है कि ये रिट पिटीशन को आदित्य ठाकरे को बदनाम करने के लिए, उद्धव ठाकरे को इलेक्शन में हराने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत को इससे जोड़कर बिहार इलेक्शन की भी ऊपर इनकी नज़र है। क्या ये रिट पिटीशन है, वेयर इज़ इट लीडिंग टू? मतलब पॉलिटिकली, सोशली, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जिस तरीके की उथल-पुथल असेंबली में आपने कहा कि एसआईटी फॉर्म करेंगे, लोगों का क्या मत है इसमें, रुझान है? लोग इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपसे महाराष्ट्र के संदर्भ में समझना चाहता हूँ। कल एक चैनल के ऊपर एबीपी में मेरी चर्चा हुई थी, उसमें पब्लिक ओपिनियन जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनका मत मांगा था। तो उसमें हुँ, करीब 71%, 70% पीपल से कि इसमें कोई आदित्य ठाकरे पर असर होने वाला नहीं है और ये पिटीशन में कोई ज्यादा सच्चाई है नहीं। तो पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि सिर्फ टारगेट करने के लिए। और आप अगर देख ले गए 3-4 महीनों में अगर महाराष्ट्र में जो सारी घटना हो रही है, पहले धनंजय मुंडे का दौर पूरे 2 महीने जो महाराष्ट्र के जो मंत्री थे आखिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो पूरे जनवरी और फरवरी धनंजय मुंडे के मामले में गए। अभी गए पिछले 15 दिन औरंगजेब के मामले में गए। तो एक ना एक नैरेटिव यहाँ चलाने की कोशिश हो रही है, ताकि जो जो गंभीर समस्या है इसके ऊपर लोगों का मतलब लक्ष्य जो है वो न हो जाए। आपने औरंगज़ेब की बात की, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपके अंबेडकर, जो सुनील अंबेडकर हैं आरएसएस के, वो कहते हैं कि औरंगज़ेब का कोई मसला ही नहीं है। मोहन भागवत जी कहते हैं मंदिरों के नीचे मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूँढने या शिवलिंग को ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तो आरएसएस नागपुर से ऐसी स्टेटमेंट्स देती है, और दूसरी तरफ उन्हीं की द्वारा प्रायोजित सरकारें जो हैं, वो ऑर्डर्स लेके आती हैं, बुलडोज़र चलाती हैं। संभल में यूपी का आपने इंसिडेंट देख लिया। औरंगज़ेब को लेकर नागपुर में कितनी हलचल मची। तो क्या ये एक गुड कॉप बैड कॉप खेल के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या वाकई आरएसएस जो है बीजेपी को बार-बार कह रही है कि इस तरीके की बातें मत करो, औरंगजेब, अकबर और मस्जिदों के नाम पर वोट मत मांगो, आगे चल के तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि देश की संप्रभुता और देश के लोकतंत्र को खतरा लगातार बना हुआ है। तो क्या कहते हैं, आपकी आरएसएस का क्या है इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल। सुनील अंबेडकर जी जो है वो संघ के प्रवक्ता है, काफ़ी ज़िम्मेदार व्यक्ति है। और गए पिछले मतलब आज से संघ 3 दिन का बैंगलोर में अधिवेशन होने वाला है, आरएसएस की बैठक है उनकी। और इसमें जो 2 दिन पहले जो सुनील अंबेडकर जी का स्टेटमेंट आया, उसका बहुत लोगों ने स्वागत किया है। और आज पहली बात ये है, अगर आप औरंगज़ेब का जो टॉम्ब है, जिसको समाधि बोलते हैं, अगर आप हुँ, हटवा दोगे, तो इतिहास का बहुत बड़ा निशाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिवाजी महाराज गुजर गए 1680 में।
उसके पश्चात 17/7 को औरंगजेब गुजर गए, मतलब 27 साल महाराष्ट्र में अटक गए वो महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन मराठा जो वॉरियर्स है, संभाजी है, ताराबाई है, उन्होंने उनको दिल्ली जाना मतलब यहाँ ही रोक दिया उनको। आखिर इनकी यहाँ ही मौत हो गई। तो मराठा जो विक्ट्री है उसका सिंबल औरंगजेब का टॉर्म है। और ये सुनील अंबेडकर जी का जो स्टेटमेंट है कि इसमें कोई रिलेवेंस आज के दिन नहीं है 20,000 पश्चिम में, उसका बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत होना चाहिए, हो भी चुका है, लेकिन लोगों का आवाज जो है सारा मतलब सारा जगह नहीं पहुंच जाता। तो ये सुनील अंबेडकर जी का स्टेटमेंट आने के बाद नागपुर में लगा मतलब शांति बन गई। अभी कोई बजरंग दल बोलो या विश्व हिंदू परिषद बोलो, उनकी तरफ से कोई आगे आंदोलन की बात नहीं चल रही है। अभी ये भी मामला ठंडा बस्ते में जाएगा, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से नीतीश राणे हों या इस तरीके के लोग हैं, अपना माफ कीजिएगा, जो आपकी नवनीत राणे हैं, वो तरह तरह के भड़काऊ चीजें कहती रहती हैं। आप ही के महाराष्ट्र में हिंदू वाहिनी चली, बहुत सारी यात्राएं हुई, हिंदू जागरण मंच के द्वारा बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। कल ही परसों एक यति नरसिम्हानंद का एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें फिर वो जेनोसाइड की बात करते हैं। तो ये तमाम चीजें इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। और बिहार के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि अभी तक 2 हत्याएं पिछले 2 दिनों में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों के, एक अभिभावक की मौत हुई है और एक एक्स मिनिस्टर भी मारे गए हैं। तो ये सारी जो वायलेंस है, परपेट्रेशन जो है इसकी, ये कौन परपेट्रेट करता है? अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी सुने या मोहन भागवत जी की सुने, तो फिर ये तो हिंसा होनी नहीं चाहिए। तो हिंसा तो एक वो बन गया है, एक इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान एक निजाम बन गया है जो होना ही होना है। तो इस हिंसा के जरिए वोटों को लेकर सरकारें बनाना, और उन सरकारों में जैसे योजनाएं घोषित की जाती हैं और बाद में उन्हीं को खत्म कर दिया जाता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चाल चरित्र और चेहरा कभी बदलेगा नहीं आरएसएस चलिए, के ब्लॉक बोलने के बाद? चरित्र और चेहरा जो बात है अभी पुरानी हो गई। अभी की जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी है वो काफी बदल गई है। लाडली बहना जैसी योजना है, लोगों को खुश करो, विन द वोट्स, परचेज द वोट्स, और ये जो करते हैं उसके लिए कोई मतलब गलत नहीं है। और अगर आपने और दूसरे कोई पार्टी ने ऐसे कोई अगर योजना चलाई तो उसको वो दोष देते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए उसको। और आज के दिन जो फ्रिंज एलिमेंट जो है, वो फ्रिंज एलिमेंट्स आरएसएस के कंट्रोल के बाहर है आज के दिन। लेकिन जो सुनील अंबेडकर जी का जो स्टेटमेंट आया अभी, उसके पश्चात हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स है वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। चलिए, कोशिश करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत नॉर्थ में उम्मीद नहीं है कि आरएसएस द्वारा कही हुई बातों का प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं। उनको तो यही नजर आता है कि जो फ्रिंज था आज वही सत्ता पे धीश बन के बैठा हुआ है। तो फ्रिंज होंगे तो सत्ताधीश बनेंगे, अगर फ्रिंज नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई मेरिट से जो है आगे बढ़ा सके। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। शुक्रिया। धन्यवाद।